व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच हाई वोल्टेज बहस वाले ड्रामे के बाद दुनिया के अंदर डिप्लोमैटिक इक्वेशन बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका के एरोगेंस की तरह इसे देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की काफी आलोचना हो रही है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप गिरते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के समर्थन में पूरा यूरोप एकजुट हो गया, जिसके बाद दुनिया भर में एक ही सवाल छाया हुआ है, क्या इस घटनाक्रम के बाद यूएस वर्सेस यूरोप का माहौल बनने लगा है? शुक्रवार को जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। वहां दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक बहुत तीखी बहस हुई। ट्रंप, वेंस और जेलेंस्की एक दूसरे की तरफ उंगली उठाते भी नजर आए। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर देखिए। ट्रंप ने कई बार जेलेंस्की को फटकार भी लगाई। उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि वो तीसरा विश्व युद्ध कराने का जुआ खेल रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि जब आप युद्ध में होते हैं तो सबके साथ परेशानियां होती हैं। भविष्य में इस युद्ध का असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। इस बात पर डोनाल्ड ट्रंप बिफर गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के बारे में कुछ भी डिक्टेट ना करें, कुछ भी प्रेडिक्ट ना करें। अमेरिका अपने हितों का ख्याल कर सकता है। ट्रंप से बहस के बाद जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद वो सीधे लंदन पहुंचे, जहां ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से मुलाकात की। और यह तस्वीर आप देखिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ 36 का आंकड़ा, जबरदस्त बहस, तो कीर स्टारमर के साथ मुलाकात की तस्वीर। ब्रिटेन में गर्मजोशी के साथ जेलेंस्की का स्वागत हुआ, गले लगाया। लंदन की सड़कों पर लोगों ने जोरदार नारों के साथ जेलेंस्की का स्वागत किया। पूरे यूरोप में जेलेंस्की को एक वॉर हीरो की तरह देखा जा रहा है, पेश किया जा रहा है। जबकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की की किरकिरी की, सिर्फ इस बात पे कि अमेरिका जेलेंस्की को यानी कि यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पैसे दे चुका है, डॉलर्स दे चुका है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को जेलेंस्की के अपमान का अधिकार मिल जाता है, यूक्रेन के अपमान का अधिकार मिल जाता है? यह सवाल जरूरी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस हिसाब से फैसले ले रहे हैं, और उसके बाद ये जो तस्वीर सामने आई, जो इस वक्त आप टेलीविजन पर देख रहे हैं, वो सब आलोचनाओं के दायरे में है। यहां तक कि यूरोपियन मीडिया, अमेरिकी मीडिया, कहीं से भी ट्रंप के इस कदम को समर्थन नहीं मिल रहा। जेलेंस्की के समर्थन में लंदन की सड़क पर जनसैलाब उमड़ा, तो अमेरिका में दोनों नेताओं की बहस के बाद ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। लंदन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जेलेंस्की के सपोर्ट में प्रदर्शन, और अब वॉशिंगटन डीसी की तस्वीर आप देख लीजिए, जहां यूक्रेन के सपोर्ट में प्रदर्शन। जेलेंस्की के सपोर्ट में वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी नागरिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और ट्रंप के कार्यों की निंदा की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यूक्रेन के साथ अमेरिकी नागरिक खड़े हैं। इस तरह जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी सैकड़ों लोगों ने जेलेंस्की के समर्थन में रूस के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ तख्तियां लहराई गई, उन्हें हत्यारा बताया गया। ये चंद तस्वीरें हमने आपके सामने रखी है, लेकिन अब मेन मुद्दे पर आइए। जिस तरह से बहसबाजी दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच हुई, वैसा वाकया दुनिया में शायद पहले कभी नहीं हुआ। जिसके बाद ट्रंप के रवैये को लेकर यूरोपीय देश यूक्रेन के समर्थन में एकजुट हो रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद जेलेंस्की के लंदन पहुंचने पर ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने आनन फानन में यूक्रेन के समर्थन में यूरोपीय नेताओं की एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। इसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली समेत 27 देशों के नेता हिस्सा लेंगे। जेलेंस्की के स्वागत के दौरान कीर स्टारमर ने कहा, आपको पूरे ब्रिटेन का सपोर्ट हासिल है, हम आपके और यूक्रेन के साथ खड़े हैं, भले इसमें कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। जेलेंस्की ने उनके इस समर्थन का, सपोर्ट का दिल से शुक्रिया अदा किया। और ब्रिटेन ही नहीं, ट्रंप से बहस के बाद जेलेंस्की के सपोर्ट में ज्यादातर यूरोपीय कंट्रीज आ गई। सिर्फ 2 देश, स्लोवाकिया और हंगरी, ट्रंप के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। जेलेंस्की को लेकर यूरोप का क्या कहना है, यूरोप के अलग अलग देशों का, वो जान लीजिए। ओलाफ शॉल्ज, जो कि जर्मन चांसलर हैं, यूक्रेन, जर्मनी, यूरोप पर भरोसा कर सकता है, ये कहते हैं। इमैनुअल मैक्रो कह रहे हैं, जो राष्ट्रपति फ्रांस के, रूस हमलावर है और यूक्रेन के लोग पीड़ित हैं, हमारा समर्थन यूक्रेन को है। पेड्रो सांचेज, जो कि पीएम है स्पेन के, वो कह रहे हैं स्पेन जेलेंस्की के साथ खड़ा है, यूक्रेन के साथ खड़ा है। नॉर्वे के पीएम जोनास गेहर स्टोरे कह रहे हैं जेलेंस्की पर तीसरे विश्व युद्ध कराने का आरोप लगाना
ठीक बात नहीं है। डेस्कोफ जो कि पीएम है नीदरलैंड के, वो कह रहे हैं नीदरलैंड यूक्रेन के साथ खड़ा है, हम जंग का अंत चाहते हैं। डोनाल्ड टस्क जो कि पीएम है पोलैंड के, वो कह रहे हैं शांति के लिए एकमात्र रुकावट रूस है, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। जेलेंस्की को एक तरफ यूरोप का समर्थन मिल रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए जेलेंस्की पर जंग उन्मादी होने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा रूस के खिलाफ यूक्रेन किसी भी हालत में जंग जीत नहीं पाएगा, लेकिन जेलेंस्की जंग की रट लगाए हैं। मैं जंग को खत्म कराकर शांति स्थापित करना चाहता हूं। ट्रंप और जेलेंस्की की बहस नेटो के खात्मे की शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है। ट्रंप पहले ही नेटो से अमेरिका के हटने की बात कह चुके हैं और यूरोपीय देशों पर आरोप लगाते हुए कहा था यूरोपीय देश अपने कोटा का खर्च नेटो में नहीं करते हैं। अमेरिका के नेटो छोड़ने की आशंका पर देर रात नेटो चीफ मार्क रूटे का बयान आया कि जेलेंस्की को ट्रंप के साथ संबंध सुधारने चाहिए। यानी बिखराव साफ नजर आ रहा है। यूरोपियन कंट्रीज वर्सेस अमेरिका, अमेरिका वर्सेस नेटो। लंदन दौरे पर पहुंचे जेलेंस्की के ब्रिटेन फ्रांस के नेताओं से मुलाकात हुई, जिसके बाद ब्रिटेन फ्रांस और यूक्रेन मिलकर जंग रोकने के लिए प्लान पर काम करने को राजी हुए हैं। अब ब्रिटेन इस प्लान को अमेरिका के सामने रखेगा। इस बीच यूरोपीय देशों की डिफेंस समिट की भी एक बैठक बुलाई गई। उसमें क्या फैसला होता है, उस फैसले पर यूएस और यूरोप के रिश्तों और नेटो का भविष्य भी टिका रहेगा, क्योंकि दूसरे कार्यकाल में ट्रंप पूरे एक्शन में है। वो किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है। ट्रंप अपने हिसाब से चीजों को देख रहे हैं। बेसिकली वो अमेरिका को एक तरह से प्रोडक्ट के तौर पर देख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा फंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो यूएस एड पूरी दुनिया में रोकने की बात हो। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया समेत कई ऐसे मुल्क हैं जहां यूएस एड जाते थे, सबको कंप्लीटली बंद किया गया। उसके बाद जेलेंस्की को रुपए न देने की बात हो, यानी कि कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं। यूएस जो भी खर्च कर रहा है, जो भी मदद दे रहा है, या फिर अमेरिका जो भी दुनिया में कर रहा है। जेलेंस्की के साथ बहस तो पूरी दुनिया ने देख ली, लेकिन इससे पहले भी जिन यूरोपीय नेताओं के साथ ट्रंप ने मुलाकात की थी, वहां भी धौंस जमाने की कोशिश की थी। जॉर्डन के किंग को मदद रोकने की धमकी दी। यूक्रेन की मदद को लेकर इमैनुअल मैक्रो से भी उलझे। ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम से मुलाकात के दौरान तो पूछ ही लिया था कि क्या वो अकेले रूस का मुकाबला कर पाएंगे। इन सब बातों पर गौर करें तो व्हाइट हाउस में हुए हाई वोल्टेज ड्रामा कोई अचानक ड्रामा नहीं था, कोई ऐसा ड्रामा नहीं था कि ये एकदम से सामने आ गया। बहुत दिनों से इसकी स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी। खासकर डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव जीत गए थे, तभी से इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। और आज की तारीख में हालात यह है कि अमेरिका हर किसी से दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है। वो यूरोप से भी दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है। यूरोप और अमेरिका में अब तलवारें खिंच गई। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं आज की तारीख में कि जंग पर रार ट्रंप का जेलेंस्की पर करारा प्रहार, और इससे अमेरिका को हासिल क्या होगा? और अमेरिका ने ठुकराया, यूरोप ने जेलेंस्की को गले लगाया। यूरोप अमेरिका में छिड़ी जंग, तो क्या घर में भी गिरेंगे ट्रंप? बातचीत करने के लिए इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। दीपक वोरा, पूर्व राजनयिक, संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, एयर मार्शल ओपी तिवारी, डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल एके सेवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद सर मेरी तरफ से, और दर्शकों का भी एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करेंगे। दीपक वोरा सर से शुरू कर रहा हूं। पहला सवाल सर आपसे, डोनाल्ड ट्रंप किस ओर ले जाना चाहते हैं अमेरिका को? ये रूट क्या है? पहला सवाल। और जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो भी चीजें निकली हैं, उसका आने वाले समय में कितना इंपैक्ट देख रहे हैं सर आप? बोलो सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत अच्छा लगता है। और इतने सारे आपने विशेषज्ञ बिठा रखे हैं, कहिए तो फिर मैं चला जाता हूं। मुझे काफी नींद आ रही है, अगर सो जाऊं तो पानी फेंक दीजिएगा मेरे को। सुबह से लगा हुआ ये जेलेंस्की के ऊपर। पहला सवाल, आपको याद है अमेरिका के एक राष्ट्रपति होते थे? ये सारा सवाल मैं अपने विशेषज्ञों से करना चाहता हूं जो मेरे साथ है। एक राष्ट्रपति होते थे जो बुड्ढन, जो आजकल उनका दिमाग थोड़ा फिर गया है, आजकल कोई मिलता नहीं है उनसे। उन्होंने कहा था कि मैंने जेलेंस्की को वार्निंग दी थी 6 महीने पहले, फरवरी 2022 में हमला हुआ, 6 महीने पहले से मैंने कहा था कि रूस अपने सैनिक बॉर्डर पे इकट्ठे कर रहा है। तो टाइगर लोग उस समय क्यों नहीं लिया उसको नेटो में? जो बाद में बकवास करते हो कि नेटो का इरिवर्सिबल है, ये है वो है, उस समय डर गए थे रूस से। रूस कोई पंगा नहीं लेगा रूस के साथ। यूक्रेन के लिए आधी दुनिया ने उसका नाम भी नहीं सुना है। ये पहली बात। दूसरा सर,
अमेरिका की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, स्कॉट बेसन उनका नाम है, एक मैंने उनकी टीवी इंटरव्यू देखी थी फॉक्स न्यूज पे। क्या बोले कि मैं गया था जनवरी में, और ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, इससे मिलने, ये बेगिंस्की से, जो भी है इस जोकर का नाम, सर्कस वाले से। तो उस समय हमारे में बहुत गर्मी हुई, गाली गलौज। मैंने बेगिंसी से कहा, बाहर निकल के लोग देखे कि हमारे बीच में डे लाइट नहीं है। ये एक अमेरिकन एक्सप्रेशन है, जब मैं आपको जब भी डालता हूं तो हमारे बीच डे लाइट नहीं हो, रोशनी नहीं होनी चाहिए, इतने करीब है। तो उस समय गाली गलौज के बाद बोला कि भाई तो साइन कर रहा है कि नहीं। और इसने बोला, जोकर ने बोला, मैं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में साइन करूंगा। वहां बैठ गया जेडी वैंस के साथ, मैं नहीं साइन करूंगा, मैं वॉशिंगटन डीसी जाके साइन करूंगा। वॉशिंगटन डीसी में नहीं किया, झूठ पे झूठ पे झूठ। इसलिए आपने देखा था जेडी वैंस इससे कितना नाराज हो गया था कि आप लोग यहाँ आके इंसल्ट कर रहे हो। अब ये चाहता क्या है ये जोकर साहब, इसको तो आपने नहीं, ये यूरोपियन यूनियन वाले जो बैठे, अच्छा ये जो समिट हो रही है ना आजकल, मेरा ख्याल 50 समिट तो इससे पहले हो चुकी हैं, परिणाम जीरो। और ये समिट नहीं है, शोक सभा है, उसको बताने के लिए घबरा मत, तू जा, अभी तेरे पास 10,000 सैनिक बचे हैं, मरवा दे सबको, हम कहेंगे वाह 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 वाह, कितना बड़ा हीरो है। बेवकूफ है ये आदमी, दिमाग इसका फिर चुका है। सो माई फीलिंग सर इज, विदाउट अमेरिका यूरोप कुछ नहीं कर सकता। पिछले 50 साल से क्या था, यूरोप ऐश करो, मजे करो, और अगर कोई खतरा हुआ वॉशिंगटन को फोन करना कि भाई टाइगर आके हमको बचा लो, वो आ जाता था। अब वो नहीं आएगा। ट्रंप किस दिशा में ले जाना चाहता है सही आप जानते हैं, मैं जानता हूं, सारे लोग जानते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका ग्रेट होता था, अब वो थोड़ा पीछे पड़ गया। इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करो, मिलिट्री को स्ट्रेंथन करो, इन्फ्लुएंस को स्ट्रेंथन करो, गेम ओवर। जो मर्जी लोग आलोचना करें डोनाल्ड ट्रंप की, सर दिल के अंदर से इसको एडमायर करते हैं कि अपने देश का हित सबसे आगे रखता है। आई ठीक रेस्ट माई केस। जी सर, मैं ओपी तिवारी सर के पास आ रहा हूं। क्या अमेरिका का हित कर रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप या अहित कर रहे हैं? ओपी तिवारी सर। बिल्कुल हित कर रहे हैं। जिस तरीके से बाइडेन पिछले प्रेसिडेंट ने जिससे अपना नुकसान जितना कराया, उसको भरपाई करना अत्यंत आवश्यक है। यह अमेरिका की जनता भी समझती है कि अमेरिका की इकोनॉमिक स्थिति जो सबसे आगे इतने ग्रेट था, थोड़ी सी कम अवश्य हुई है। और इसका एक जो मेन कॉम्पिटिटर है चीन है, और रशिया रशिया इसका मेन कॉम्पिटिटर नहीं है। इसलिए इसको अपने अंदर तो ध्यान करना पड़ेगा। जब तक खुद मजबूत नहीं होगे तो दूसरा कोई सुनेगा नहीं। मजबूत अमेरिका तो अभी भी है, लेकिन और मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, सक्षम कर रहा है, ताकि पूरी अमेरिका की जनता, पूरी सिटीजन इनके साथ है। बाइडेन ने जो भी नुकसान किया है उसकी भरपाई करेंगे। अब जहां तक यूरोप का ये सवाल जो है, यूरोप कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, गले मिल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आर्मामेंट्स और इक्विपमेंट उनको दे रहे हैं लड़ने के लिए। जेलेंस्की से गले मिल रहे हैं। जेलेंस्की ऐसे वोरा साहब बोल रहे थे कि बड़ा गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं दे पा रहे, क्योंकि नाटो देशों में ऐसा बता रहे थे उनके अंदर कोई अपने आप में कोई सक्षम नहीं है। जर्मनी की बात लीजिए, जर्मनी के भी अगर गैस अगर नहीं हो तो उनकी इकोनॉमी बहुत खराब होने वाली है, उनकी इंटरनल सिचुएशन। बिकॉज जर्मनी ने न्यूक्लियर पावर कभी यूज नहीं किया, कंट्रोल लिया हुआ था कि न्यूक्लियर पावर नहीं यूज करेंगे, तो उनको पूरा गैस के ऊपर डिपेंडेंट थे। और पिछले 3 साल से उनकी इकोनॉमी भी ड्रेन हो रही है इसकी वजह से। इवन यूरोपियन में कई ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनको की गैस सप्लाई नहीं होने से उनको बहुत परेशानी हो रही है, उनका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उनके देश की इकोनॉमिक स्थिति डाउन हो रही है। तो पूरे विश्व में इसका काफी फर्क पड़ रहा है, और वो सब दिल में ये पुतिन और ये ट्रंप के इस इनिशिएटिव से ज्यादा ही खुश है कि विश्व में शांति होगी। अब ये ट्रंप से बहुत उम्मीद है। जिस तरीके से ट्रंप ने जेलेंस्की को डील किया वो सही किया, लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। जैसा ही कॉमेडियन जैसे थे, जिस तरीके से उनको किसी ने खड़ा किया गया था, और किसके बल पर खड़े थे, वो अमेरिका के बल पर खड़े थे, और अमेरिका सप्लाई कर रहा था और लड़ रहे थे। अब जहां तक इनके इंटेलिजेंस का सवाल है, स्टारलिंक ने पूरी प्रिसाइज इंटेलिजेंस दी, जिसकी वजह से ये रूस के कुछ शिप और कुछ टैंक स्ट्राइक करने में सक्षम रहे। ये अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने लगे। तभी जैसे ये सारा सपोर्ट ये खत्म हो जाएगा, जरा सपोर्ट खत्म हो जाएगा तो कहीं की नहीं रहेंगे। इनके पास खाली ड्रोन है जो ये फर्नीचर कंपनी में बना रहे हैं, और कुछ ऑस्ट्रेलियन कंपनी के हैं जो उसमें थोड़ा दिमाग दे देते हैं, और ये लंच फूड में लॉन्च कर देते हैं, और एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं कि हमने रशिया में ये लॉन्च किया, ये किया, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डैमेज नहीं होता, कोई 1000 पाउंडर बॉम्ब नहीं गिरा है, कोई मिसाइल नहीं गिरती है। तो इनको संभलना पड़ेगा। 30% जनता तो यूक्रेन की ऑलरेडी डिसलोकेट हो चुकी है, कहीं और जा चुकी है, और 20% रशिया को जो था वो अपने आप कब्जे में आ गया है।
अब ये यूक्रेन किस बल पर चाहते हैं कि हम इसको ये संभाल पाएंगे, यूक्रेन को रीबिल्ड कर पाएंगे। तो ये ट्रम्प का जो समझौता था कि हम आपके जो रेयर एलिमेंट्स है और मेटल्स है, इनको एक्सट्रैक्ट करके 50% उस बेनिफिट से हम आपको रीबिल्ड करने में सपोर्ट करेंगे, ये एक इतना अच्छा समझौता था, सब कुछ था। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इस दिन का दिमाग किसने खराब किया, और वहां जाके जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया है बिल्कुल नहीं अनएक्सपेक्टेड तो इसमें फर्क क्या रह गया सर? यही काम रशिया करना चाहता है, वही काम ट्रम्प करना चाह रहे हैं कि भाई आप कंट्रोल चाहते हो, उसके बाद कंट्रोल के बाद आप उसको वहां से क्रिटिकल मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, उस देश का दोहन करना चाहते हैं। नेब्रास्का के रिपब्लिकन प्रतिनिधि डॉन बेकन कहते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति के लिए बुरा दिन है। यूक्रेन स्वतंत्रता, मुक्त बाजार और कानून का शासन चाहता है, वो पश्चिम का हिस्सा बनना चाहता है। रूस हमसे और हमारे पश्चिमी मूल्यों से नफरत करता है, हमें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि हम स्वतंत्रता के पक्ष में हैं। तो ये लड़ाई बहुत कंफ्यूजन वाली हो गई है, बेसिकली इशू यहां पर आ रहा है। मैं इस वक्त सिवाज सर के पास जाऊंगा, एक सिवाज सर का रिएक्शन होगा, उसके संजीव जी और कर्नल शैलेंद्र सर आपके पास आ रहा हूं। सारे मेहमानों को रुक करो, फिर वापस दूसरे मेहमान का रुख करेंगे। सिवाज सर। देखो विवेक, सच्चाई क्या है कि अब अगर यूरोप सोचता है कि वो हेल्प कर सकते हैं यूक्रेन की और वो लड़ सकता है रूस के साथ, तो मुझे लगता है इससे बड़ी भूल नहीं होगी। क्योंकि सच्चाई यह है कि यूरोप खुद डिपेंडेंट है यूएस पे। अगर आज यूएस की जो ट्रुप्स डिप्लॉयड है वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो कम से कम 10,000 से 15,000 ट्रुप्स वहाँ हैं। न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं, न्यूक्लियर मिसाइलें हैं, वो टर्की में भी हैं, जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी है, स्पेन में भी है। तो जब उनको खुद के लिए लड़ने की काबिलियत और क्षमता नहीं है, उनको अमेरिका की जरूरत है। और ऐसे में वो अकेले अमेरिका के हेल्प के बगैर यूक्रेन की कैसे मदद कर पाएंगे? उनकी इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही, उनको जो जीडीपी का 2 to 2.5% भी इस्तेमाल नहीं करे डिफेंस के लिए। आज उनके पास इतने स्टॉक नहीं बचे हैं लड़ाई के कि कल को खुदा ना खाता रूस हमला कर दे यूरोप पे, तो उनके पास इतने हथियार नहीं है कि वो 15-20 दिन से ज्यादा लड़ पाएंगे। तो ऐसे में वो जो उसको खाली भरोसा दे रहे हैं यूक्रेन को कि आप लड़े, हम आपके साथ हैं, वो काम नहीं देगा। जब तक अमेरिका साथ नहीं है यूक्रेन के, यूक्रेन ज्यादा देर तक रूस के सामने टिक नहीं पाएगा। इन एनी वे रूस और आज यूक्रेन की लड़ाई अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है कि धीरे सर ये बात तो जग जाहिर है सिवाज सर, ये बात दुनिया जानती है कि अमेरिका के सपोर्ट के बगैर यूक्रेन का टिकना नामुमकिन है। बात सही और गलत की है। क्या डोनाल्ड ट्रंप जो डील करना चाह रहे हैं वो ठीक है, उस पर यूक्रेन को समर्थन दे देना चाहिए? अगर फिर यूक्रेन के लोग पूछेंगे आपने 50% जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके डील की बात आपने कैसे कर दी हमारे समर्थन के बगैर? ये जो सर एक सेकंड रुकिएगा, मैं आ रहा हूं मैं क्रिटिकल मिनरल्स की बात जो कह रहे हो आप, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसके अंदर कोबाल्ट भी है, जिसमें लिथियम भी है, जिसमें जिंक भी है, ये ज्यादातर उन हिस्सों में जो रूस ने अभी कब्जा किया है, जो कि डोनबास का इलाका है, जानोप और खारासों जानपोरिया का इलाका है, जो डोनेट्स्क और लुहांस्क, जो यूक्रेन के बाकी इलाका है उसमें बहुत कम है। और दूसरा यह है कि रूस के जो एल्यूमिनियम की बात साइबेरियम करे, कहने का मतलब यह है कि जो अगर ये मिनरल की डील होती यूक्रेन और अमेरिका के बीच में, ये विन विन सिचुएशन दोनों के लिए थी। क्योंकि आफ्टर ऑल यूक्रेन के साथ ये डील अभी नहीं हो रही, ये ठीक है। पहले कर्नल शैलेंद्र कुछ कहना चाह रहे हो? उसका संजीव जी आपके पास आ रहा हूं। कर्नल शैलेंद्र, तो मैं यही कह रहा हूं विवेक, इस चीज को समझे, विन विन सिचुएशन आप बता रहे हैं। मैं कर्नल साहब का स्टैंड लेता हूं इस पे। कर्नल साहब बताइए। जय हिंद, नमस्कार विवेक जय हिंद जी। सर। आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है कि क्या ये लड़ाई इकोनॉमिक गेन्स की है या नहीं। मैं चाहूंगा कि बड़े निष्पक्ष होकर, भारत अकेला है जो इस बात को इवैल्यूएट कर सकता है। आप इवैल्यूएट करके देखिए, अगर आपके पास इतने ज्यादा मिनरल्स हैं, पिछले 3 साल में आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाए? देखिए, जब तक आप लड़ाई खत्म नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट तो उसके बाद करेंगे। जब तक आपके यहाँ पीस नहीं आएगी उसके बाद करेंगे। मैं कहता हूं कि ज़ेलेंस्की साहब 3 साल आपने अपने लोगों को क्रम में रखा है। अपने देश का, आपकी अपनी स्टेटमेंट के हिसाब से 70 से ज्यादा % आपने अपनी कंट्री को डिस्ट्रॉय किया है। मिला क्या? आपने शुरुआत करी थी कि मुझे नेटो मेंबरशिप मिल जाएगी, क्लैरिटी के साथ नेटो कंट्रीज बोल रही हैं आपको नहीं मिल पाएगी। यूएस क्लियरली बोल रहा है आपका कहीं कोई कंसिडरेशन भी नहीं है नेटो के लिए। आप बात कर रहे हैं परमानेंट गारंटीज फॉर पीस की।
अरे भाई शुरुआत करी नहीं, अंत तो पहले से देखना शुरू कर दिया। देखिए, आप कार्टून थे, आप जोकर थे, आप कुछ भी थे, आज आप अपने देश के प्रेसिडेंट हैं। और अगर आप अपना इंटरेस्ट ज्यादा रखते हैं अपनी कंट्री पे, तो ये एक आपकी भूल है, क्योंकि आपको सबसे पहले आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका रिलीजन होना चाहिए था, वो है आपकी कंट्री को बचाना किसी भी हाल में। जब युद्ध रुकेगा, चाहे किस कंडीशन से, आज तक कोई युद्ध रुका ही नहीं है जहां कंप्रोमाइज नहीं हुए। आपको कुछ अपने इंटरेस्ट होने पड़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं किसी दूसरे को कंसीड करना पड़ेगा कि यस, ये अगर आपको थोड़े दिन पहले याद है तो ये जेलेंस्की का स्टेटमेंट था कि यस, जो इलाके रशिया ने कब्जे कर रखे हैं उनके बारे में बाद में बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिविटी। अगर आप यूएस के साथ वाली जो डिस्कशन आप देखेंगे, बड़ी अच्छी डिस्कशन शुरुआत हुई थी, लेकिन जैसे ही वांस ने उनसे एक छोटा सा सवाल कमेंट के तौर पर लिया कि भाई आपको यूएस प्रेसिडेंट के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, तो श्रीमान जी एक छोटी सी बात के ऊपर एक गलत स्टैंड लेते हैं, अपने आप को यूएस का हितैषी के तौर पर उनको एडवाइस करते हैं। अरे भाई, ट्रम्प इज राइट, व्हाट द हेल आर इन अ पोजीशन, हमारे लिए देखें। अरे अपनी कंट्री संभल नहीं रही, अपनी कंट्री की पूरी डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर है। आपको अगर कल बोल भी रहे ना यूरोपियन यूनियन में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसका नेट रिजल्ट कहाँ चल रहा है? वो जब चलेगा जब आपके यहाँ पीस आएगी। और पीस लाने के लिए ना यूके, ना फ्रांस, या आपके ये जितने नेटो कंट्रीज हैं, वो पुतिन के पास जाकर बात नहीं करेंगे। काबिलियत नहीं है, औकात नहीं है, क्योंकि पुतिन सुनेगा या नहीं सुनेगा वही अपने आप में बड़ी बात है। मुझे लगता है दुनिया, यूएस और स्पेशली यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी विन सिचुएशन है कि पहले आप बैठकर बात करें और बात करने में एग्रीमेंट करने की हामी करें। नहीं, किसी देश की विदेश नीति से ड्रास्टिकली कैसे चेंज हो सकती हो? माना कि डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद उन्होंने विदेश नीति, भाई आप पहले सपोर्ट नहीं करते, आपने तो पिछले 2-2.5 साल से आपने उनको सपोर्ट किया, जंग लड़ने को दिया, और अब आप कह रहे कि भाई अब नहीं, अब आपको जंग नहीं लड़ना है। तो इट्स काइंड ऑफ व्हाट, क्या है मतलब, ये अमेरिका चाहता क्या है? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। भाई आप एक बात बताइए, $350 बिलियन की हमने आपको एड दी, उसका फायदा क्या हुआ? आपने कहां पर इस लड़ाई को रोक पाया? अब उसके लिए अगर इन्वेस्टिगेट करना चाहें, नहीं तो ये $300 बिलियन की एड तो लड़ाई लड़ने के लिए दी गई थी, लड़ाई रोकने के लिए थोड़ी दी गई थी सर। नहीं, वो लड़ाई, अरे भाई तो आप जीत तो पा नहीं रहे, इसका मतलब आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हमारे हिसाब से पीस एस्टैब्लिश करिए। ठीक है। संजीव जी, आपको क्या लगता है? आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा माइक चेक कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं, उनका जो युद्ध को रोकने का जो विचार है वो एक ग्रेट आइडिया है, एक बड़ा विचार है, और ये युद्ध समाप्त होना ही चाहिए। इस युद्ध में पिछले 3 वर्षों में सिर्फ तबाही और बर्बादी के सिवाय कुछ भी नहीं हासिल हुआ है। चाहे वो यूक्रेन की जनता हो, जो कि सबसे ज्यादा उसको त्रासदियों का सामना करना पड़ा, यूक्रेन के सैनिकों ने अपनी शहादतें दी हैं, रशिया के सैनिकों ने अपनी शहादतें दी हैं, रशिया को भी इसमें हैवी लॉसेस हुए हैं। आज रशिया को नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ईरान के ड्रोन्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और यूक्रेन तो जाहिर है कि वो जिस युद्ध को डोनाल्ड ट्रंप ने जो 15 दिन कहा, जबकि जेलेंस्की ने कहा कि ये 3 दिन में नहीं लड़ पाते, तो ये जाहिर है कि ये जो युद्ध है, इस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। और मैं एक बात और भी ऐड करना चाहता हूं कि न सिर्फ रशिया और यूक्रेन को इसमें लॉसेस हुए हैं, बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को लॉसेस हुए हैं। चाहे वो फूड सप्लाई चेन्स हो, चाहे वो एनर्जी सप्लाई चेन्स हो, चाहे वो फर्टिलाइजर सप्लाई चेन्स हो। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो एशिया और अफ्रीका के हैं, कई की इकोनॉमीज डूब गई, कई के, और पूरे विश्व का जो इन्फ्लेशन का जो क्राइसिस है वो और अधिक गहरा गया। कोरोना का तो एक संकट था ही, लेकिन ये जो मैन मेड क्राइसिस जो खड़ी की गई, जो कि रशिया यूक्रेन युद्ध के रूप में सामने आई, इससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। और इस युद्ध को समाप्त होना ही चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डे 1 से इस बात को कहा कि यह युग जो है युद्ध का युग नहीं है, और इस युद्ध का अगर कोई भी समाधान कभी भी निकल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से ही निकल सकता है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये जो बात है
पूरी तरीके से आज चरितार्थ साबित हुई है। निगोशिएशंस और डायलॉग के सिवा कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात मैं विवेक जी कहना चाहता हूं कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध की जो वास्तविक जो प्रकृति ये है कि ये इनडायरेक्ट तरीके से महाशक्तियों के बीच में लड़ा जा रहा युद्ध था, और यूक्रेन का जो इस्तेमाल है वो बैटल ग्राउंड के तौर पर महाशक्तियां कर रही। महाशक्तियां यूरोपीय जो थिएटर है, यूरोपियन थिएटर, वहां पर वो डोमिनेंस की लड़ाई लड़ रही थी। रशिया अपने पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करना चाहता है, अमेरिका और नेटो अपनी जो एग्जिस्टिंग हेजीमोनी है उसको वो डिफेंड करने की तहत उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और ये लड़ाई 3 वर्षों तक दोनों ने लड़ी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन महाशक्तियां बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक ट्रांजैक्शनल व्यक्ति हैं, जो कि एक नए अनकन्वेंशनल अप्रोच के साथ कार्य करते हैं, शांति के पक्षधर हैं, डायलॉग और डिप्लोमेसी में यकीन करते हैं, डील मेकिंग में यकीन करते हैं, वो अब उनके आने के बाद से एक बड़ा बदलाव आया है। बहुत ही डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है वो $1 भी कहां से बचा सकते हैं, इस माइंडसेट के साथ फिलहाल काम करते नजर आ रहे हैं। दीपक बोरा सर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप की नीति के पीछे एलन मस्क एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं, जो कि अभी तक चर्चा में नहीं है। उनका माइंड बहुत जबरदस्त तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के पीछे काम कर रहा है। संजीव जी कुछ पूरा करना चाह रहे हैं, उसके बाद बोरा सर मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो स्पैट हुआ है वो ओवल ऑफिस में, इसका आशय ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया है। मैं तो ये कहूंगा कि अभी शुरुआत हुई है। ये जो डायलॉग है, ये जो नेगोशिएशंस हैं, बड़े टफ होने जा रहे हैं, बड़े जटिल प्रश्नों का समाधान निकलना है। क्या यूक्रेन इस बात के लिए तैयार हो जाएगा? मैं जेलेंस्की की, अगर आप उस जेलेंस्की को साइड लाइन भी कर दीजिए, उनको कॉमेडियन कह के उनको बिल्कुल दरकिनार ही कर दीजिए, तो कोई नया अगर वहां का राष्ट्रपति आएगा तो उसको भी अपनी जनता को जवाब देना होगा, वो किस फेज से चुनाव लड़ने जाएगा और उसमें चुनाव में क्या मुद्दे रखे जाएंगे। मैं यहाँ पे अवश्य याद दिलाना चाहूंगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ था, उस तरीके का व्यवहार यूक्रेन की जनता के साथ नहीं होना चाहिए। यूक्रेन की जनता ने पहले ही सब कुछ त्याग दिया है, अब उसके आप माइंस को भी ले रहे हैं, उसके क्रिटिकल अर्थ मटेरियल को भी आप बांट रहे हैं। एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये युद्ध समाप्त होना चाहिए, लेकिन इस युद्ध की समाप्ति में एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, एक कॉम्प्रोमाइज फार्मूला निकलने की आवश्यकता है, और जिसकी की शुरुआत हो चुकी है। मेरा ऐसा मानना है कि यूरोप के जो राष्ट्र हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जेलेंस्की, सभी आगे आने वाले समय में इस टफ दौर के बाद, इस टफ फेज के बाद वो फिर से असेंबल होंगे और एक बातचीत के माध्यम से एक विन विन फार्मूला निकलेगा, जिससे कि यूक्रेन की जनता को कोई लॉस ऑफ फेस ना हो, नेटो को कोई लॉस ऑफ फेस ना हो, अमेरिका को कोई लॉस ऑफ फेस ना हो। क्योंकि यदि नेटो कमजोर पड़ता है, यदि यूक्रेन कमजोर पड़ता है, तो मैं ये अंत में अवश्य कहना चाहूंगा कि अल्टीमेटली अमेरिका की जो ग्लोबल लीडरशिप है उसकी भी हार होगी। अमेरिका यदि रशिया को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने ये युद्ध जीत लिया है, तो ये कहीं से भी अमेरिका की लीडरशिप के लिए अच्छा नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जी, मैं इसी तरफ इशारा करना चाह रहा था। मैं वोरा सर का जवाब चाहूंगा इसी सवाल पर, किस ओर ले जा रहे। मेरा पहला सवाल ही वोरा सर यही था। वोरा सर प्लीज। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सहयोगी जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, उनकी बात सुन रहा था कि शांति होनी चाहिए। मेरी 4 साल की ग्रैंड डॉटर भी यही कहती है, नानू शांति होनी चाहिए। ये तो सब लोग जानते हैं, कौन कहेगा कि जंग होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर दिस जोकर, ये जो सर्कस वाला। दूसरी चीज सर, क्या कहता है वो स्टारबक्स वाला, स्टारबक्स ने, क्या नाम है उसका, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, कि वी विल बी विद यू एज लॉन्ग एज इट टेक्स। एज लॉन्ग एज इट टेक्स फॉर व्हाट? किसी ने शांति की बात की है? रूस को हराने की बात कर रहे हैं। शांति आएगी जब रूस हार जाएगा। अबे दिमाग खराब है, भेजा फराइए आप लोगों का। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि युद्ध विराम करो और फिर शांति की बात करते हैं। मैं इन्वेस्ट करूंगा वहां पर, देखता हूं आपके पास मिनरल। जनरल सिवाच, विद फुल रिस्पेक्ट, आपको किसने कहा है कि वहां पे रेयर अर्थ्स और मिनरल्स हैं? यूएन की रिपोर्ट देखिए, देयर इज नो सर्टेनिटी। और जेलेंस्की डरता है, अगर अमेरिकन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया और कुछ नहीं मिला, मुझे जूता मारेंगे वो लोग। ये पैसा जब लग जाता है सर, अगर रिटर्न नहीं है, पहले तो जाके वहां पे आपको एनालिसिस करना है, असेसमेंट करनी है, वो भी नहीं हुई है। सोवियत संघ के जमाने की 2-4 रिपोर्टिंग हो रही है, नोबडी इज सर्टेन कि उसके पास है। इसीलिए जेलेंस्की हस्ताक्षर करने से भी डर रहा है। फाइनली सर, शांति की कौन बात कर रहा है? वो रूस को हराने की बात कर रहे हैं। रूस हारेगा, और यूरोप को पता है दैट दिस फेलो, एक व्यक्ति रहता है रूस में, उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। अगर उसको लगा कि रशियन फेडरेशन के ऊपर खतरा है, वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा। सर, एक सर्वे जरूर करिए, आपका तो बहुत बड़ा चैनल है। कितने करोड़ यूरोपियन मरने को तैयार हैं यूक्रेन के लिए? एक नहीं मिलेगा आपको। करोड़ों की तो बात भूल जाइएगा कि हम क्यों मरे उसके लिए। सो द रियलिटी इज व्हाट ट्रंप हैड सेड,
युद्ध विराम, उसके बाद हम बैठेंगे। और आप जो सिक्योरिटी गारंटीज की बात कर रहे हैं, उसका मतलब नॉन नेटो मेंबरशिप में वही गारंटी। लेकिन अगर मेरी कंपनियों ने यूक्रेन में इन्वेस्ट किया, रूस वहां पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो नहीं, लेकिन युद्ध विराम की शर्त क्या होगी सर? दीपक बोरा सर, युद्ध विराम मतलब रशिया की विक्ट्री। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद रशिया ने आक्रमण बढ़ाए हैं, न कि कम किए हैं। ये बात भी उतनी ही साफ है सर। आप दो दिन पहले बढ़ाए हैं ना, जब ये आप देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर हो रहा है, किस तरह से एक दूसरे के साथ गाली गलौज ये कर रहे थे, तभी तो उसने बढ़ाया। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तुम जाओ यार, तुम जाके पिज्जा खाओ इटली में, या जो करना है। ये जो शोक सभा इस समय हो रही है लंदन में, इट्स नॉट अ समिट सर, शोक सभा है। कुछ नहीं होगा, बड़ी बड़ी स्पीचेस, हाथ मिलाए जाएंगे, और आपने देखा कि बहुत कम लोग मुस्कुरा रहे हैं। कितने समिट हो चुके हैं सर? एक इंडियन प्लान था, एक ईयू का प्लान था, एक अफ्रीकन यूनियन का प्लान था, एक चाइना का प्लान था, एक भूटान का प्लान था, एक श्रीलंका का प्लान था फॉर पीस। कौन सा चला है सर? शांति आएगी जब व्लादिमीर पुतिन डिसाइड करेंगे कि मैंने इनको डीमिलिटराइज किया है, डीनाजिफाई किया है, और इनको नेटो में नहीं आने दूंगा, तब शांति आएगी। उसने अपने इरादे बदले नहीं है। ज़ेलेंस्की साहब तो बदलते रहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप तो गेंद पूरा का पूरा फिर पुतिन के हाथों में डाल रहे हैं। गेम तो यही है फिर। 100% वो दोस्ती चाहते हैं पुतिन के साथ। चीन, उनका दुश्मन चीन है सर। चीन जो हाइपरसोनिक मिसाइल इधर उधर फेंकता रहता है, पुतिन नहीं है उनका दुश्मन। द रशियंस वांट टू बी यूरोपियंस। They waited 10 years जब सोवियत संघ टूटा, 10 साल हाथ जोड़ते रहे, हमें स्वीकार करो, नहीं किया आपने स्वीकार। मैं तो रहा हूं उस एरिया में सर, आपका राजदूत रहा हूं इन पोस्ट सोवियत स्पेस। I've served them, मैं जानता हूं। For them, the gold post, the gold standard is America, sir, for the average Russian. लेकिन अमेरिकन रशियंस के साथ कैसे आएंगे? अगर डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि चाइनीज उनके दुश्मन है, वो जान रहे हैं इस बात को। दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना, $236 बिलियन के आसपास उनका रक्षा बजट है, $900 बिलियन, $800 बिलियन के आसपास यूएस का रक्षा बजट है। लेकिन अमेरिकन कभी इस बात पर राजी नहीं होंगे। अमेरिका के घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी, अभी शुरू हो गई है यूक्रेन को लेकर। सिवाद सर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? सिवाद सर, उसके बाद मैं ओपी तिवारी सर आपके पास आ रहा हूं। हाँ देखो, जो दीपक बोरा साहब कह रहे थे कि भाई मिनरल्स का, तो मैं यही बता रहा था, जो मिनरल्स हैं वो अगर हैं भी यूक्रेन में, तो उन इलाकों में हैं जो रूस ने जीत लिए हैं। वो चाहे डोनबास का इलाका या जापोरिया खारासोन, तो जो यूक्रेन का दूसरा इलाका, उसके अंदर कोई खास मिनरल्स है नहीं। बट उस बात को अलग रखते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि क्या ये शांति इतनी आसानी से आ सकती है। देखो रूस की क्या डिमांड है। रूस कहता है कि जो इलाका हमने जीत लिया वो नॉन निगोशिएबल है, इंक्लूडिंग क्रीमिया। दूसरा कि हमें एक अंडरटेकिंग दी जाए राइटिंग के अंदर कि यूक्रेन नेटो में दाखिल नहीं हो पाएगा। दो ये इनकी रेड लाइन है। और जेलेंस्की क्या कहता है, या यूरोप क्या कहता है, कि जो इलाका इसने जीत लिया है उसको निगोशिएट किया जाए, इंक्लूडिंग कुर्स्क जो कि यूक्रेन ने जीता है। और दूसरा ये है कि कोई ना कोई एक प्रकार सिक्योरिटी गारंटी मिलनी चाहिए यूक्रेन को। तो ये जो दो पहलू हैं, एक जो पुतिन का और एक यूरोप का जेलेंस्की के साथ, ये दोनों पोल्स अपार्ट है। इनको दोनों को एक प्रकार से अपनाना मुश्किल है, तो लड़ाई चलती रहेगी। लड़ाई तो चली हुई है 3 साल से, इसीलिए तो लड़ाई चल रही है कि समाधान नहीं निकल रहा। तो जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पहले सीज फायर कर दो, आप उसको लड़ाई बंद कर दो, फिर बातचीत करते हैं और फिर गिव एंड टेक करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह तो नहीं बोला कि हम पुतिन की सारी बात मान जाएंगे, और पुतिन भी समझता है कुछ लेके कुछ दे के बात होगी। देखो अपना हित क्या है अमेरिका का। अमेरिका को लड़ाई लड़नी है ईरान से। ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठा है अमेरिका और इजराइल। वो नहीं चाहता कि रूस ऑल आउट सपोर्ट करे ईरान को, और ये एक मास्टर स्ट्रोक है। और ईरान ही नहीं बल्कि क्या चाहता है डोनाल्ड ट्रंप कि रूस को चाइना के पलड़े से निकाले। रूस जो है वो एनिमी नहीं है। रूस को चाहते हैं कि अमेरिका अपने साथ की तरफ करे, ना कि चीन के पलड़े में जा रहे। उनका बेसिक एनिमी चीन है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सोची समझी साजिश के साथ चल रहे हैं। जो इमोशनल कौन हो रहे यूरोपियन, कर तो सकते नहीं कुछ, ना तो उनके पास इतने हथियार हैं, ना इतना पैसा है। वो जेलेंस्की को उकसा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। जेलेंस्की मतलब अब तो ये क्लियर है ना कि अगर अमेरिका ने एड रोक दी तो जंग अपने आप खत्म हो जाएगी। नहीं, जेलेंस्की को सरेंडर करना होगा, यही कर देगा। क्योंकि अगर उसने हेल्प बंद कर दी तो यूक्रेन हार जाएगा युद्ध के अंदर। वो वैसे भी हार रहा है। तो सच्चाई यह है कि रियलिस्टिक बनो
इसको सीज फायर करो। मगर मुझे लगता है विवेक, ये जो हुआ है, लेकिन ट्रंप तो फिर जेलेंस्की को एक तरह से हीरो बना रहे हैं। जेलेंस्की को देखो, सच्चाई क्या है, जेलेंस्की बेवकूफी क्या कर रहा है, जी। उसको एक थैंकफुल होना चाहिए अमेरिका पे, इतनी हेल्प दी, उसको एक प्रकार निगोशिएट करना चाहिए था, उस सीज फायर के लिए बात माननी चाहिए थी। अब वो उत्साह में तो आ गया, ठीक है, मगर उसके पास साधन तो है नहीं, साधन नहीं। ओपी तिवारी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, ओपी तिवारी सर, उसका संजीव सर और शैलन जी आपके पास आ रहे हैं। ओपी तिवारी सर, अगर इसके बारे में पहले सीज फायर जी ठीक है। हाँ, यूक्रेन की इंटरनल सिचुएशन कंडीशन में थोड़ा कुछ कहना चाहूंगा मैं। देखिए, यूक्रेन में फौज के रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने एज कम किया, थोड़ा और एज कम किया। अब वहां के जो ऑफिसर्स हैं वो जनता से पैसे ले रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को फौज में मत भर्ती करो। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि ये जो जहां रशिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है वो सारे रशियन बोलते हैं और रशियन से कल्चर उनका सेम है। वहां के लोग रशिया में जाके काम करते थे और उनकी जो वेलबींग है, जो रोज का काम था, उनके खर्चे से चलता था। तो ये दो इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल अलग हो गई है। और रशिया को जो रिटेन कर सकता था, रशिया ने तो कब्जा कर लिया है। जहां उसी अंदर अटैक करना, कब्जा करना एक अलग बात है, बट उसको रिटेन रखना, सस्टेन रखना ये मुश्किल है जब तक कि वहां की जनता का उनको सहयोग ना मिले। तो रशिया जोन है जो स्टेट्स उन्होंने लिए हैं और क्रीमिया के साथ, वहां पर रशिया सपोर्टर्स बहुत है। तो रशिया को रिटेन करना वहां तक एक संभव है और रशिया करेगा। अब इसके आगे जाना रशिया के लिए संभव नहीं है क्योंकि रिटेन नहीं कर सकता। दूसरी देखिए, एक इन्होंने कुर्स्क में यूक्रेन ने अपनी जनता 3 ब्रिगेड भेज दिए हैं। कुर्स्क वही जगह है जहां पर जर्मनी जाके सेकेंड वर्ल्ड में हारी थी। अब उनका सप्लाई चेन बंद हो गया है क्योंकि जो एक मेन ब्रिगेड और जो फोर्स थी जो थोड़ा यूक्रेन की जो थोड़ा बॉर्डर पर लड़ सकती थी वो वहां फंसी हुई है। कुछ समय की बात है, उनकी सप्लाई चेन बंद हो जाएगी, वो सरेंडर करेंगे, सारे के सारे मारे जाएंगे। ये कोई स्टोन एज की लड़ाई नहीं है। यूक्रेन की लड़ाई जहां पर डंडे और लाठी से लड़ाई होती थी, अब तो इक्विपमेंट चाहिए, आर्मामेंट चाहिए लड़ने के लिए। अमेरिका नहीं देगा तो यूक्रेन क्या डेवलप कर सकता है? इस वॉर में यूक्रेन ने एक ही काबिलियत डेवलप की है, वो है ड्रोन। बिकॉज अपने फर्नीचर की कंपनीज में भी ड्रोन बना रहे हैं। ये ड्रोन लॉन्च करके न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं, एक परेशानी थोड़ा बहुत क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेजर डैमेज कुछ नहीं कर सकते। ये ड्रोन एक्टिविटी जैसे पाकिस्तान कश्मीर में करता रहा, इंटरनल एक्टिविटी उस तरीके से चलती रहेगी। रशिया को इसको तैयार रहना पड़ेगा। अब जहां तक रशिया जो अब पिछले कुछ समय से कर रहा है, इनके मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसकी मरम्मत बात है सही, बात सही और गलत की। ओपी तिवारी सर, मेरा सवाल ये, मतलब इस डिबेट में मैं समझना चाह रहा था दर्शकों के साथ, जो कि मेरे पर लगातार रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, बात सही और गलत की है। फ्यूचर इन दो फैसलों में डोनाल्ड ट्रंप को और जेलेंस्की को कैसे देखेगा आज की तारीख में? ये सही या गलत इज अ रिलेटिव टर्म, इट इज सब्जेक्ट टू अ सर्टेन फ्रेम। सही गलत एब्सोल्यूट सही कुछ नहीं है। सबसे बड़ी गलती तो इसने की कि हमें नेटो में जाना है। जेलेंस्की को क्या जरूरत थी? क्या अमेरिका का रशिया सपोर्ट नहीं कर रहा था? पहली बात तो अमेरिका के गलत पैसे के आज से ये अपना पॉलिटिकल सिस्टम सेट करके अपना। ठीक है, संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये युद्ध अब कंटिन्यू नहीं कर सकता। इस युद्ध को महाशक्तियां लड़ रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे बड़ा यूक्रेन की तरफ से कंट्रीब्यूटर था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और ये युद्ध अब आगे जारी नहीं रह सकता। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अब इस नई रियलिटी को समझना होगा और वो सूनर एंड लेटर, मेरा ऐसा असेसमेंट है, उसको अवश्य समझेंगे। आप जैसा कि आपने देखा कि नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने जो ये स्पैट वगैरह को भुला करके जो अपने संबंधों को सुधारने के लिए मेजर्स उठाएं। और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से भी मैंने ये कुछ सकारात्मक चीजें देखी हैं कि उन्होंने अपनी जो मिनरल डील्स के जो विचार को त्यागा नहीं है। एक फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया इस स्पैट के बाद और उसमें उन्होंने कहा कि मैं अभी भी तैयार हूं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बातचीत की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। महाशक्तियां ये युद्ध अब नहीं लड़ना चाहती, इसलिए युद्ध अब जारी नहीं रह सकता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अवश्य कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी, हमारा अपना देश भारत, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में बैक चैनल के माध्यम से लगातार अपने प्रयास करते रहे हैं। यूक्रेन भी वो गए, रशिया भी गए, अमेरिका की भी यात्रा की। हमें भी इस तरीके के जो शांति के जो प्रयास हैं और एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें विन विन सिचुएशन हो, किसी को लॉस ऑफ फेस ना हो और सभी एक ऐसे कंप्रोमाइज फार्मूले पर सहमत हो, उसको हमें भी अपना एक पुश और अपना एक सपोर्ट देना चाहिए। और ये मेरा ऐसा मानना है कि भारत, जो कि यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से
बुद्धिमत्तापूर्ण जिम्मेदारी भरे भाव से डे वन से ये कहता रहा कि ये युद्ध नेगोशिएटिंग टेबल पर ही इसका कोई समाधान निकल सकता है, वॉर फील्ड में इसका समाधान आप नहीं निकाल सकते। और राष्ट्रों की संप्रभुता, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का भी सम्मान होना चाहिए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर का सम्मान होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि भारत को भी अपनी आवाज, जो एक कंप्रेहेंसिव कॉम्प्रोमाइज विन विन फार्मूला है, उसके लिए बुलंद करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार का भी जो पुश जाएगा, तो ये जो राष्ट्र है वो किसी कंप्रोमाइज फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे, मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा। नहीं तो क्या यूक्रेन के साथ यूरोप अगर खड़ा है तो इससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात सही है? कर्नल शैलेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं। कर्नल साहब। विवेक जी, आपने बात करी कि क्या सही है या क्या गलत है। चलिए इन दोनों बातों को अच्छे से इवैल्यूएट कर लेते हैं। 10 सेकंड में आपको अपने आप आंसर मिल जाएगी। सही क्या है? ज़ेलेंस्की बोलते हैं कि हमारी लड़ाई चलती रहे, ऐसे ही बात चल रही है और यूएस उसको पैसे देता रहे। चलिए $300 बिलियन और दे दिए, अगले 3 साल और लड़ाई चलते रहने में कहीं कोई जो सो कॉल्ड ज़ेलेंस्की जो गारंटी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई गारंटी है कि लड़ाई जीत जाएंगे, रुक जाएगी, कुछ हो जाएगा? क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है कि आप दुनिया के सामने गए थे कटोरा लेकर भीख मांगने के मेरे देश को सपोर्ट करिए, और वहां आप शुरू हो गए कि यूएस के अपने स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर लेक्चर झाड़ने? क्या ये सही है? चलिए अब गलत को इवैल्यूएट कर लेते हैं। क्या गलत है ट्रंप के प्रपोजल में कि पहले पीस आनी चाहिए, शांति पहले आनी चाहिए, उसकी क्रॉलरीज, उसकी कंडीशंस, उसकी। जी, कर्नल शैलेंद्र की आवाज चली गई। जिस टॉपिक में बात कर रहे थे, मुझे लगता है दीपक वोरा सर उसको ज्यादा वापस आ गए। कर्नल शैलेंद्र अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं सिर्फ आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी ने भी, मैं तो कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप छोड़ दीजिए, किसी ने भी पीस की बात करी, गलत क्या किया? अगर उस पीस को अचीव करने के लिए दुनिया में प्रेसिडेंस है कि गिव एंड टेक होता है, विन विन होता है, सब कुछ होता है, आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है चीजें, उसमें गलत क्या है? भाई आपकी जो पर्सनल इंटरेस्ट होने चाहिए। चलिए आपने बोल दिया कि गारंटी होनी चाहिए। क्या गारंटी है? क्या होता है गारंटी? गारंटी इज ओनली बिटवीन जेंटलमैन, नॉट इन वॉर। जब एक कंट्री दूसरे पर वॉर करता है, सारी की सारी कंडीशंस, सारे के सारे एग्रीमेंट धरे के धरे रह जाते हैं। आप अपने देश का सोचिए, आपके पास अगर मिनरल है, नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये तो जब होगा जब आपकी लड़ाई खत्म होगी, जब लड़ाई रुकेगी, आगे तब बात करिए। आप गलत। तो आप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को सरेंडर कर देना चाहिए? सरेंडर कैसे हो गया भाई? विन सिचुएशन है, तुम लड़ाई वैसे भी नहीं लड़ पा रहे हो। कौन सी जीत ले ली तुमने इस समय? बिना यूएस के, बिना यूरोपियन यूनियन के कौन सी ऐसी जीत ली अभी तक आपने अपने बलबूते पर? बताइए। आपके पास सैनिक की कमी है, आपके पास बॉम्ब्स की कमी है, आपके पास आर्मी इक्विपमेंट की कमी है। किस लड़ाई की बात कर रहे हैं आप? मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा, सरेंडर वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाए? क्यों नहीं हम इसे एक पीसफुल रेजोल्यूशन बोले? आपको क्या लग रहा है रशिया सरेंडर नहीं कर रहा? रशिया भी तो सरेंडर कर रहा है, लॉस ऑफ फेस। क्या यूएस के कहने से वो इस पीस को करेगा? क्या उसका लॉस ऑफ फेस नहीं है? देखिए, जब आपको चीजें अफोर्ड नहीं, ऐसा नहीं है कि रशिया अफोर्ड कर सकता है, रशिया भी तकलीफ में है, दुनिया तकलीफ में है। वाई दुनिया शुड नॉट से कि नहीं ये गलत है पीस प्रपोजल? ज्यादातर लोग क्यों सही बोल रहे हैं? क्यों नहीं खुलकर आ रहे पूरे यूरोपियन यूनियन, नेटो और सब एवरीबडी कि नहीं जी ये पीस प्रपोजल होना ही नहीं चाहिए? बात हो रही है उसके अनफॉर्चुनेट कंडीशंस की। यूरोपियन यूनियन इस समय एंजॉय कर रहा है एक बात कि चलिए ज़ेलेंस्की के थ्रू हम भी बोल पा रहे हैं कि यूएस की दादागिरी नहीं चलेगी, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कहीं ना कहीं पीस अपने आप में नहीं आती। अगर 96,000 सोल्जर्स आपके पास नहीं होते तो पीस की बात पाकिस्तान कभी नहीं मानता। आपको वो 1 लाख लोग रखने पड़ते, आपके लिए भी वो ठीक नहीं था, आपके लिए भी एक लड़ाई कंटिन्यू करना ठीक नहीं था। अगर यूक्रेन की जगह अमेरिका इस वॉर में इन्वॉल्व होता, या जर्मनी होते, या फ्रांस होते, या इटली होते, तो क्या ये ऐसे रिजॉल्व होता जैसे यूक्रेन के साथ रिजॉल्व हो रहा है, या यूक्रेन को एक तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है? वोरा सर का जवाब चाहेंगे। प्रेशराइज क्यों वर्ड इस्तेमाल सोच रहे हैं? जेन्युइन बात क्यों नहीं सोच सकते कि हम एक दूसरे के लिए ठीक कर रहे हैं? जी वोरा सर, ये लड़ा क्यों है? इसको पता था शुरू में कि ये नहीं जीत पाएगा, तो फिर क्यों भिड़ गया? सोचना है।
ये भिड़ गया क्योंकि यूएस कांग्रेस में जाके एड्रेस देता है, वो खड़े होकर ताली बजाते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके भाषण देता है, वो ताली बजाते हैं, और फिर स्कूल के बच्चे नहीं होते, ये देखो मेरे डोले, ऐसे करने लग जाता है। ये सर्कस का जोकर है। यहाँ पे सर फौजी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इसने कुछ रूसी ट्रूप्स को, सोल्जर्स को कैप्चर किया और क्या कहता है, ये हमारा एक्सचेंज फंड है। ये ऐसी आप अपमान करते हो सिपाहियों का। और नरेंद्र मोदी जब वहां गए थे यूक्रेन में बात करने, कहते ओह नरेंद्र मोदी वांट्स पीस मोर देन व्लादिमीर पुतिन। ये बेवकूफ है आदमी सर। यूरोपियंस ने इसको बताया कि तुम भगवान हो और तुम लड़ते जाओ, और जब गिरोगे तो हम देखेंगे क्या होता है। My own feeling is, sir, I want to read this message. Give me 15 seconds. Sir, this is a message. अभी मेरे पास WhatsApp मैसेज आया. Somebody is watching your show, obviously in England. ये वहाँ के हमारे मित्र हैं, यूक्रेन के भूतपूर्व राजदूत, अब रिटायर हो गए, कौन से देश में नहीं बताऊंगा. उन्होंने ये लिखा है, Where is Valery Zaluzhny? Zaluzhny कमांडर इन चीफ होता था, पिछले साल इसको निकाल दिया था और लंदन में इसको रादू बना के भेज दिया गया. In the Ukrainian community here, they are saying he is heading back to Kiev to prevent Zelensky from landing. बताइए, मिलिट्री कू की बात चल रही है. I don't know if this is true. ये मेरे पास केवल संदेश आया. तो मिलिट्री कू या जो पार्लियामेंट में उनके होने वाला है इम्पीचमेंट, ये विन विन होगा सबके लिए. What rubbish sir. क्या ताकत है इस आदमी के पास? कुछ नहीं है. ये बेवकूफ बनाया गया है, यूरोपियंस ने बनाया है, और वो भी पीछा मोड़ने. भाषण देंगे, सब बड़े बड़े स्माइल्स होंगे, वहां पर हैंडशेक होगी, मिलेगा इसको ठेंगा, और ये वापस जाके या तो इस्तीफा दे दे या वापस जाए नहीं, लंदन में कोई दुकान खोल दे, वहां हंसी मजाक करता रहे, कहानी खत्म. शिवाज सर कुछ कहना चाह रहे? शिवाज सर, अब मैं तो ये कहता हूं कि जो लड़ाई ये शुरू हुई, ये भी बेवकूफी से हुई जेलेंस्की की. जब ये शुरू में ही नेटो कंट्री के अंदर, वो बार बार रूस कह रहा था कि नेटो कंट्री में यूक्रेन को दाखिल नहीं होने देना, ये रेड लाइन है, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो में हो जाता है तो न्यूक्लियर हथियार उसके दरवाजे पे आ जाएंगे. तो उस समय इसको क्या प्रॉब्लम थी, जब उस समय कि ये बात आ रही थी कि ये एक अंडरटेकिंग दे दी जाए कि नेटो में यूक्रेन नहीं होगा शामिल. आप ना उसको शामिल कर सकते हो, इसके लिए बहुत कुछ है, सभी कंट्रीज को एग्री करना पड़ेगा, इसके अंदर बड़े पॉइंट थे. आपने अपने देश को लड़ाई के अंदर झोंक दिया. आज आप 25% के करीब इलाका लूज कर चुके हैं, इंक्लूडिंग क्रीमिया. आज आप हर रोज लूज कर रहे हो, और अब आप पीस नेगोशिएशन करने को तैयार नहीं हो. आप कहां जा रहे हो? आप अमेरिका के बगैर क्या यूरोप की मदद से आप लड़ पाओगे? आप ज्यादा देर नहीं लड़ पाओगे, आप पूरा का पूरा इलाका घुमा दोगे. तो मिलिट्री अगर आप सेंसिबल स्टेप यही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आप सीज फायर करो. आज आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, हम निगोशिएशन करेंगे पुतिन के साथ और एक अच्छी डील लेंगे, ये समझने की कोशिश करो. आज जो सर लेकिन ये भी तो सवाल है ना कि कोई मुल्क अगर युद्ध में फंसा है तो अमेरिका उस मुल्क से डील करना चाहता है, एक बिजनेसमैन की तरह. देखो, बिजनेसमैन तो हैं डोनाल्ड ट्रंप, पर डोनाल्ड ट्रंप रियलिटी, डोनाल्ड ट्रंप के पीछे माइंड एलन मस्क का है सर. डोनाल्ड ट्रंप भी बिजनेसमैन है, बात भी मैं मानता हूं, लेकिन रियल माइंड एलन मस्क का है. विवेक, बात ऐसी है, जेलेंस्की के पास एक ही चीज है, उसने कुर्स्क का 1200 किलोमीटर जीता है, उसके लिए उसको बहुत कहना पड़ेगा कि यस यूक्रेन ने कुछ करके दिखाया, मगर इसके अलावा तो उसके पास कुछ है नहीं. 20% वो इलाका लूज कर गया है, हर रोज वो लूज कर रहा है. लड़ाई लंबी चलेगी तो वो और हारेगा, और इसके बिनिस्बत वो मदद देने पे, अगर अमेरिका उसको मदद नहीं देगा, यूरोप की मदद के साथ वो ज्यादा दिन लड़ नहीं पाएगा. मुझे लगता है उसको समझ आना चाहिए. मेरे को अभी भी लगता है विवेक, ये जो अभी डील है अमेरिका और जेलेंस्की के बीच में, यूक्रेन के बीच में दोबारा होगी और शांति प्रतिक्रिया चलेगी, क्योंकि ये वक्त का तगाजा है. ये लड़ाई वक्त का तगाजा है या फिर ब्लैकमेलिंग है, या फिर जेलेंस्की ब्लैकमेल कर रहा है? देखो, मुझे लगता है यूक्रेन को अगर जेलेंस्की अपने देश का भला चाहता है जी, तो ओपी तिवारी सर से जवाब चाहेंगे इसका. ओपी तिवारी सर, तो इसके देश का फायदा नहीं है. आपको समझ चाहिए विवेक, ये जेलेंस्की का नहीं, ये देश का सवाल है. अपने देश को लड़ाई में झोंक के लड़ाई में हरवा रहा है, और उसका कोई. ओपी तिवारी सर, जल्दी से ओपी तिवारी सर. देखिए, जेलेंस्की है कहां के? प्यार उस देश को उसी को होता है जो उस मिट्टी से अटैच होता है. मैं बोरा साहब की बात थोड़ी आगे बढ़ाना चाहूंगा. जेलेंस्की ने वॉर टाइम में खूब सारे फंड से इंग्लैंड में और यूरोप नेशन में ट्रांसफर कर दिए हैं. ये हो सकता है कि जेलेंस्की का एक प्लान हो, एक बहाना हो, ताकि जेलेंस्की से भागना ना पड़े, और उसको कहा दिया तुम अटेंड नहीं कर रहे हो, तो ये पूरे पैसे लेके एक साथ इंग्लैंड यूरोप किसी देश में सेटल हो जाएगा.
ये जिस तरीके से लग रहा है, आर्मी जिस तरीके से परेशान है, तो ये एक इसका एक मूव है। और ड्रामेटिशियन है, कॉमेडियन है, ही हैज अचीव्ड हिज एम। इसको एक्टिंग करनी थी और हो सकता है बहाना ढूंढना कि वहीं रह जाए। ये समय की बात है, 2-3 दिन बहुत समय नहीं लगेगा। लेकिन जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, यूक्रेन जनता को परेशान किया है, यूक्रेन देश को बर्बाद, ये बंदरबाट कर दिया है। ये एक बाकी देशों के लिए भी एक संदेश है कि अपने देश में कभी किसी कॉमेडियन को मत लेके आओ, नहीं क्योंकि आपका देश भी बंदरबाट में बढ़ जाएगा। ये एक सब बड़ा क्लियर कट नहीं तिवारी सर, मैं हर प्रोफेशन का सम्मान करता हूं, कोई भी किसी भी पोस्ट पर अपनी काबिलियत से पहुंच सकता है। मैं इस पर आपको मैं रोकना चाहूंगा और हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप जो बात कह रहे हैं उससे हम सहमत नहीं है, चैनल सहमत नहीं है। संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं। संजीव जी। विवेक जी, मैं आपके शो के अंत में मैंने बड़ी सारगर्भी चर्चा हमने की। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसा कि तिवारी सर ने कहा, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस युद्ध का सबसे बड़ा लेसन अगर कोई ये हो सकता है तो ये हो सकता है कि आप अपनी जो सुरक्षा की जो गारंटी, आपको अपने जो युद्ध है वो स्वयं लड़ने होंगे। आप अपनी ये तो नहीं संजीव जी, ये तो आप स्वयं लड़ने होंगे वाली लाइन यहां पर तो ठीक लगती है। आपने एक बहुत बढ़िया आलीशान जहाज में एक आदमी को बिठाया, बीच समंदर में लेकर उसको उतार दिया, बोले अब जहाज से तू उतर जा, अब तू अपने भरोसे वही समंदर से निकलेगा कैसे? नहीं, आपको या तो पीसफुल रिजोल्यूशन दे दीजिए कोई। बहुत बड़ी ब्लंडर की आप डील करने की कोशिश कर रहे हैं जी। जेलेंस्की ने बहुत ही भारी गलतियां की हैं, अपने राष्ट्र का बहुत नुकसान किया है, डे वन से किया है। और उनको इस तरीके की, नहीं, ये तय कैसे होगा कि जेलेंस्की ने ही नुकसान किया? वॉर तो रशिया ने शुरू की थी। नहीं, ये जो डिसीजन था नेटो को जाने का, नेटो में शामिल होने की जो जिद थी वो जेलेंस्की की थी। जेलेंस्की जानते हैं कि ये जो युद्ध वो स्वयं से नहीं लड़ सकते थे, तो आखिर उन्होंने नेटो के आधार पर ये युद्ध क्यों उसमें गए, ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। और ताइवान के लिए भी ये लेसन है। जो जापान, साउथ कोरिया और जो भी ऐसे एग्रेसिव फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई, देखना होगा इस युद्ध का परिणाम क्या होता है, कितनी जल्दी सीजफायर देखने को मिलती है या फिर कितना जल्दी युद्ध विराम देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस मोड़ पर आने के बाद। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।